हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारा 18 ऑफ मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन से पहले वही एनालिसिस की हम बातचीत कर लेते हैं। जो इस बार का हमारा 18 मार्च का पेपर रहा है सेकंड शिफ्ट का, फिजिक्स के पेपर में 12th का पोर्शन कंपेरेटिवली टू 11th थोड़ा ज़्यादा रहा है। 12th वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर का लेवल बेटा इसकी ये भी मॉडरेट रहा है। जैसे हमारा 17 मार्च का इवनिंग वाला पेपर था, सेम 18 मार्च का इवनिंग वाला पेपर का लेवल भी उसके बराबर ही रहा है। बस एक अंतर है, 17 मार्च के इवनिंग वाले पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन थी। इस वाले पेपर में हमें टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन नहीं दी गई है, तो इसको सॉल्व करने में पिछले वाले पेपर से थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं पेपर के क्वेश्चंस के क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट पर हमारी प्रॉब्लम्स आएंगे। वैसे अगर मैं पूरे मार्च अटेम्प्ट के पेपर की बातचीत करूं तो वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, या एक पेपर में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक पॉइंट नोट करने वाला है। हालांकि हर बार ऐसा होता था कि वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार वेव ऑप्टिक्स से नहीं पूछा गया है। चलिए तो चेक करते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रोटॉन कैन डिके इनटू न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है। ये हमारा चला गया न्यूक्लियर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स का हमारा ये प्रॉब्लम है। आपसे पूछा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो कौन सा स्टेटमेंट के हिसाब से होगा। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है न्यूक्लियर डिके में, आपने पढ़ा होगा बीटा डिके। बीटा डिके में हम दो टाइप का डिके यहाँ पर पढ़ते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव बीटा डिके और एक होता है नेगेटिव बीटा डिके। न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और नेगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट होता है। ठीक है, और वहां पर एक प्रोटॉन जो है बेटा वो कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन में, साथ में इमिट करता है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। ऐसे कुछ रिएक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा जिन न्यूक्लियाई के लिए n/p का रेशियो कम होता है, अगर आपको इस रेशियो को बढ़ाना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कम करना है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होता है और ये रिएक्शन न्यूक्लियाई के अंदर फॉलो होती है। तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो सकता है, लेकिन इट इज पॉसिबल ओनली इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर नहीं होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि n/p की रेंज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज सेकंड। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी, थ्योरी वाइज है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में अ मेजरमेंट इज दिस देन द परसेंटेज एरर। देखो बच्चों, आपको एक वैल्यू दी हुई है और इसमें परसेंटेज एरर आपसे पूछा है। सीधा सीधा एरर वाले चैप्टर में हमारी प्रॉब्लम चली गई। परसेंटेज एरर आपने पढ़ रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। बस आपको यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, तो ये हो जाएगा 0.85 डिवाइडेड बाई 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। करेक्ट, 7.5 से बेटा मैंने इसको कट किया, पॉइंट को हटाया, तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा। ये 3 टाइम्स गया, ये हमारा 4 टाइम्स गया। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा ये 4 से ये 0 गया, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 5 × 4 20, देन 8 × 4 32, तो ये आ गया 34/3 विच इज इक्वल टू 11.33। देन द आंसर इंटीजर फॉर्म में अगर हमें देना है तो इंटीजर फॉर्म में आंसर आ जाएगा हमारा 11%। ठीक है, 11.33 को क्या लिखोगे आप, 11% लिखोगे। 11.5 से ही अपना छोटा है। बता रही है समझ में। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी एरर की प्रॉब्लम है, लेकिन एरर में सबसे आसान जो प्रॉब्लम बन सकती है, डायरेक्ट आपको परसेंटेज एरर पूछा जाए, ये वो वाली प्रॉब्लम है। जो 17 मार्च का था उसमें एरर का जो क्वेश्चन आया था उसमें कैलकुलेशन थी, यंग्स मॉड्यूलस में एरर पूछी थी, मेहनत हो रही थी उस वाली प्रॉब्लम में। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम सेव हो रहा है। चलिए अगले पर आते हैं। नेक्स्ट है बेटा, आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर Kp एंड K अल्फा। एक तो मुझे क्या दिया हुआ है प्रोटॉन, एक मुझे क्या दिया हुआ है अल्फा। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है Kp, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी है K अल्फा। बोथ आर प्रोजेक्टेड इन सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी बी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है, इसको भी बी में प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, प्रोटॉन की जो रेडियस है एंड अल्फा की जो रेडियस है, इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1। ठीक है,
देन फाइंड Kp अपॉन K अल्फा। मैंने आपको बताया बेटा सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो एकदम आसान सा होता है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उस इंफॉर्मेशन को लिखो, देन गिवन इंफॉर्मेशन से जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसको रिलेट करने वाले फॉर्मूला के बारे में सोचना है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये स्टैंडर्ड है, आपके मॉड्यूल में भी दी हुई है जो जेई के मॉड्यूल सॉल्व करता है। अगर मैं बातचीत करूं तो बेटा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में चले जाएगी ये हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर बातचीत की जाए, देखो आपने पढ़ रखा है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करेगा तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा जिसकी रेडियस होगी √2m/cube, करेक्ट। अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू होगा √2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अल्फा के लिए लिखोगे बेटा ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन अल्फा एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें सेम दिया हुआ है। अगर मैं मास लिखूं, प्रोटॉन का मास होता है mp और अल्फा का होता है 4mp, क्योंकि ये होता है बेटा हमारा 2He4 और ये होता है हमारा 1H1। इस पर चार्ज होता है बच्चों E और इस पर होता है 2E, क्योंकि ये बना लेता है हमारा He++। बात आ रही है समझ में? तो बस मैं यहाँ से अगर इसको बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा। देखिए भाई b से तो b कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया √mp/kp अपॉन चार्ज हो गया बेटा इस पे q, या q को मैं e भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेटा इसको लिखोगे तो ये हो गया हमारा 4mp/k अल्फा और इस पर चार्ज हो गया हमारा 2, e से e गया, mp से mp गया, ठीक। बता रही है समझ में? तो अगर बेटा मैं इनको लिखूंगा यहाँ से आएगा rp अपॉन r अल्फा डेट इज इक्वल टू, ऊपर रह गया 2√kp अपॉन, नीचे बेटा ये 2 तो 4 का अंडर रूट लोगे तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा √k अल्फा, करेक्ट। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए 2 से तो 2 गया, rp अपॉन r अल्फा है 2:1, सो kp अपॉन k अल्फा ये आ जाएगा अपना 4:1, मतलब कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज 1। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट वाइज था, रेडियस डेट इज इक्वल टू होता है √2mk/cube, बस इस वाले फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना था। प्रोटॉन क्या है, अल्फा क्या है, इसके बारे में आपको पता है कि इनका मास कितना होगा, चार्ज कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो बेटा इनका Kp/k अल्फा की वैल्यू अपनी क्या आएगी। ऐसी एक प्रॉब्लम और 16 मार्च के इवनिंग शिफ्ट पेपर में पूछी गई थी, ठीक है। वहाँ पर बेटा यहाँ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा, वहाँ काइनेटिक एनर्जी को सेम बोला था। चलिए फोर्थ प्रॉब्लम पर आते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब कि प्रॉब्लम हमारी चले गई थर्मोडायनेमिक्स पर। थर्मोडायनेमिक्स का पेपर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स से आपसे पूछे गए हैं। हर पेपर में 2 क्वेश्चंस तो अपने आ ही रहे हैं, ठीक है। जैसे पिछले वाले में भी एक कार्नोट इंजन पे दिया हुआ था और एक बेटा हमारा फर्स्ट लॉ के ग्राफ पर दिया हुआ था, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ग्राफ पर। सेम अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, मुझे बोला है बेटा कोई भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, फ्रैक्शन चेंज इन प्रेशर पूछा है किसके इक्वल होगा, और एडियाबैटिक कोफिशिएंट है अपना गामा, करेक्ट। देखो बच्चों एकदम आसान सी बात है, आपने पढ़ रखा है पीवी की पावर गामा डेट इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये एडियाबैटिक की हमारी कंडीशन है। फ्रैक्शन चेंज का मतलब क्या हो गया, डेल्टा P अपॉन P, ये हमसे पूछा है। अगर मैं बेटा यहाँ पर अगर मैं लॉग लेता हूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ln P प्लस गामा ln B डेट इज इक्वल टू ये आएगा ln K, ठीक है। या मैं इसको ऐसे बोल दूँ, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट, देखो सीधा सा लॉजिक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा P अपॉन P में, ठीक है। अगर आप इसको कैसे कन्वर्ट कर पाते हो ये इसके बारे में सोचना है। हालांकि आप इसके बारे में सीधा सीधा स्लोप के लिए भी पढ़ते हो, पल्क मॉड्यूलस के आप रिजल्ट निकालते हैं तब भी हम निकालते हैं। जैसे बेटा इसको मैं u मान लूँ, इसको v मान लूँ, तो u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन हो गया। उसको कैसे लिखोगे, u का डिफ्रेंसिएशन v एज इट इज प्लस v का डिफ्रेंसिएशन u एज इट इज डेट इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को हटा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, dp v की पावर गामा
इसको इधर ले जाता हूँ तो माइनस के गामा v की पावर गामा अपॉन v मल्टीप्लाइड बाई dv मल्टीप्लाइड बाई v की पावर गामा से तो v की पावर गामा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा dp अपॉन p डेट इज इक्वल टू माइनस के गामा dv अपॉन v। लो ये तो सीधा सीधा ही सॉल्व हो गया, माइनस के गामा v dv अपॉन v, मतलब पहला आंसर ही आ गया। करना क्या था कि मेरे को pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, ये मेरे से पूछा गया है, बस मुझे ये सोचना था कि pv की पावर गामा को मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये आप पढ़ते हुए हो, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, ऐसे आपसे पूछ लेता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा। आपने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे और उनका सॉल्यूशन जब आपने निकाला होगा तो इसी स्टेप को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं बच्चों कि आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके जो अगले आने वाले अटेम्प्ट हैं उनके लिए। आप जितने भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, जितना ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। एडवांटेज दो हो जाते हैं, एक तो नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बहुत हो जाता है, क्योंकि पेपर की जो स्ट्रेटजी होती है उसका फॉर्मेट ये रहता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट ना हो, ठीक है। हालांकि रिपीटेशन होता है, डेटा चेंज हो जाता है, रिपीटेशन कॉन्सेप्ट वाइज तो होता है, लेकिन नंबर ऑफ वेराइटीज जो पॉसिबल है वो पूरी 5 साल के पेपर में कवर अप हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज आप रादर देन डूइंग एनी मॉड्यूल एंड एनी मटेरियल, इफ़ यू ओनली फोकस ऑन लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो तुम्हारे पास इतनी सारी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपको अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि एक बेस लाइन है कि भाई 98 परसेंटाइल तक हमें आना है, 99 तक आना है, और फिर उसके बाद हमें कितनी अच्छी रैंक बनानी है, वो उसके बाद हमारी जो टोटल होल 1 ईयर की प्रिपरेशन है या 2 ईयर क्लासरूम प्रिपरेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पेपर से आप ये है कि वो बेस लाइन को टच कर सकते हो। आ रही ना बात समझ में? चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड टू एवरेज स्पीड। देखो बच्चों, केटीजी से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो आपसे पूछा है। बी आरएमएस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √3RT/m, एंड एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है बेटा √8RT/m, करेक्ट। इन दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, VRMS/V डिवाइड करूंगा, RTM से RTM कैंसिल आउट हो गया, √3/8 पाई ऊपर चला गया, √3π/8 मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी बेटा, फॉर्मूला अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। हेयर VRMS/V एवरेज डेट इज √3π/8, करेक्ट। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करते हैं। इफ वी यूज प्रोटॉन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देन द रिजॉल्विंग पावर विल चेंज। देखो भाई, ये एक अच्छा खासा प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमसे रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछा है, रिजॉल्विंग पावर चेंज होगा या नहीं होगा। तो रिजॉल्विंग पावर हम पढ़ते हैं बेटा रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। कुछ बुक्स में या कुछ फैकल्टीज आपको वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा देती हैं, ऑप्टिक्स के लास्ट में भी पढ़ा देते हैं, लेकिन ये टॉपिक हमारा रे ऑप्टिक्स का है। जहाँ पर रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है बेटा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आप कितना अच्छे से रिजॉल्व करके देख पा रहे हो। टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ओनली क्वेश्चन बताऊंगा। तो हियर रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, डेट इज इन्वर्सली होता है रिजॉल्विंग लिमिट, विच इज इन्वर्सली आता है हमारा 1/λ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिजॉल्विंग पावर डेट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम रिजॉल्विंग पावर होगी। अब देखिए, एक मैं क्या यूज में ले रहा हूँ बेटा, प्रोटॉन यूज में ले रहा हूँ इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर मास दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि मास का ही कोई रिलेशन रिजॉल्विंग पावर से बनाना है मुझे। आपने पढ़ रखा है बेटा वेवलेंथ डेट इज इक्वल टू होता है H/P, डेट मीन्स H/mv। सो हेयर वेवलेंथ इज अ रेसिप्रोकल ऑफ मास, करेक्ट। तो अगर मैं बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं बोल दूंगा रिजॉल्विंग पावर डेट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मास and the resolving power of electron to resolving power of proton which is equal to होगा mass of electron to mass of proton, करेक्ट। बाकी सारे कांस्टेंट हट जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ
here mass of electron is a me and mass of proton is a 1837 me. me से तो me अपना क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रोटॉन इज a मल्टीप्लाइड बाई 18/37 टाइम्स। कितने से चेंज हो जाएगा, 18/37 टाइम्स से चेंज हो जाएगा। इतनी ज़्यादा अपनी रिजॉल्विंग पावर यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो हाँ ये एक मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बेटा हमें रे ऑप्टिक्स के बारे में भी सोचना है और मॉडर्न फिजिक्स भी हमारी यहाँ पर लग रही है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगली बात पर आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ सिलेंड्रिकल कंटेनर कंटेन वाटर अप टू हाइट h। एक आपको कोई भी कंटेनर दिया हुआ है जिसमें पानी 40 सेंटीमीटर तक फिल्ड है, एंक्लोज बाई अ लाइट पिस्टन। यहाँ पर ये बेटा हमारा पिस्टन लग रहा है। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास 24 kg केप्ट ऑन द पिस्टन एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एरिया आपको दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड एट विच वाटर इजेक्ट फ्रॉम अ स्मॉल होल। ये जो होल है यहाँ से पानी कितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा, कितनी स्पीड से पानी आएगा, ये हमसे पूछा है। क्लियर? हाँ जी, कहाँ पे पढ़ते हो बेटा इसे आप, फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्ट है हमारा, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, बर्नौलीज लगाते हैं, मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हम वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स को निकालते थे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम जो लगाने वाले हैं डेट इज एनर्जी कंजर्वेशन। क्या अप्लाई करने वाले हैं हम बेटा यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए ये इसको मैं बोल देता हूँ, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो आप लिखने वाले हो बेटा टोटल इनिशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, इस वाली टर्म को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। चलिए सोच के देखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्या वैल्यूज यहाँ पर हमारी निकल के आने वाली है। देखो बच्चों, अगर मैं इनिशियल टोटल एनर्जी के बारे में लिखता हूँ तो इनिशियली यहाँ पर बेटा एक तो है ना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, आउट ओपन है, तो एक तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीन टाइप की एनर्जी आपने पढ़ी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं ग्राउंड लेता हूँ तो ये बेटा हाइट पर है, हाइट पर है तो इसके पास एक एनर्जी होगी रो जी एच। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में लिख रहा हूँ तो डेट इज रो जी एच। प्लस बेटा इसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी, हालांकि इसका एरिया इस ऑरिफिस से काफ़ी बड़ा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ले लेते हैं। बाद में हम क्या मान लेते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ये आपने डेरिवेशन में किया होगा। प्लस एक यहाँ पर बेटा ये ब्लॉक भी रखा है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे अगर रखा है तो ये भी तो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा और इसके कारण भी एक हमारी प्रेशर एनर्जी आ रही होगी और वो कितनी होगी, mg अपॉन एरिया। प्रेशर पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखूंगा तो mg अपॉन एरिया प्रेशर एनर्जी हो गई, डेट इज इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये ऑरिफिस भी खुला हुआ है तो यहाँ पर भी बेटा एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो v स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 0। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी और कोई प्रेशर और कोई है नहीं तो और कोई भी एनर्जी नहीं होगी। मैंने क्या किया, बस यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया है। टू इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी मैंने की है। दोनों साइड ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ब्लॉक के कारण एक और प्रेशर एनर्जी होगी mg अपॉन एरिया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई रो जी एच। अगर इसकी वेलोसिटी v लेके चलूंगा तो यहाँ पर बेटा एक काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो v स्क्वायर। लेकिन आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इक्वल टू a2 v2। इसका एरिया बहुत बड़ा है तो वेलोसिटी बहुत कम होगी, इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, डेरिवेशन आपने जब भी पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का, वहाँ पर हमने इसको नेग्लेक्ट भी किया था। बस इस वाले कॉन्सेप्ट को बच्चों यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पी एटमॉस्फेरिक से तो पी एटमॉस्फेरिक कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा 0 हो गया। वैल्यू पुट करते हैं। हाँ जी, वाटर है, डेंसिटी हो गई 10 टू द पावर 3, जी हो गया 10, हाइट 40 सेंटीमीटर हो गई 0.4, प्लस मास है बेटा इसका 24, जी हो गया 10, एरिया है 0.4, डेट इज इक्वल टू हाफ। डेंसिटी है बेटा 10 टू द पावर 3, वी मुझे निकालना है। हो गया एकदम आसान प्रॉब्लम।
ओनली चेंज क्या हुआ है, यहाँ से v इक्वल टू √2gh आता था, लेकिन यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है तो एक प्रेशर और बढ़ गया था यहाँ पर mg अपॉन ए। करेक्ट, बस इतना सा चेंज किया था यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो आप निकाल पाओगे वैल्यू ऑफ v अपना क्या होगा। सीधी सीधी हमारी इक्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन पर ये प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम को मॉडरेट लेवल पे ले जा सकते हो क्योंकि इसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट डाल दिया था, इस ब्लॉक को और रख दिया था, तो इस प्रेशर एनर्जी के बारे में हमें और सोचना था। आ रही बात समझ में? ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ये एक अच्छी प्रॉब्लम है जेईई मेंस के हिसाब से, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी अपना क्या होगा। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बातचीत करते हैं। अगला है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग वाई एक्सिस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार ये देखो ईएम वेव का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जेड में होना चाहिए, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब आपको बोला है बेटा वेलोसिटी जो है वो तो वाई में है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और जेड में होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड जेड और एक्स में होगा। अगर वेलोसिटी वाई में हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में होगा। सीधी सी बात है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे लगाना है। यहाँ वाई दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ वाई दिया ये ऑप्शन गलत है। ई एक्स वी जेड ई वी जेड वी एक्स ये बिल्कुल सही है, और ये वाला भी गलत है, यहाँ पर भी वाई दिया है। तीनों पैरामीटर्स आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। बेसिक सी एक लाइन है, तो इसको हम ईजी में लेके जाएंगे। ईएम वेव का हमारा ये प्रॉब्लम है। चलिए अगला देखिए, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट मतलब कि क्वेश्चन चला गया बेटा हमारा एसी के चैप्टर में। हेयर कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्सी इक्वल टू गिवन है 4 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल गिवन है 10 ओम, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 6 ओम। देन द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हमसे पूछा है, सीरीज एलसीआर सर्किट है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है बेटा, पावर फैक्टर cos फाई डेट इज इक्वल टू होता है हमारा R अपॉन जेड। R तो होता है रेजिस्टेंस और जेड होता है बेटा हमारा इम्पीडेंस, जिसकी वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो ये होगा √R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। करेक्ट, बस इस वैल्यू को मुझे यहाँ पर पुट करना है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ बेटा cos फाई इक्वल टू R कितना है अपना 6 अपॉन √, ये आ गया 36, एक्सएल है बेटा 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36 डेट इज 6 अपॉन 6 √2, 6 गया तो फाई डेट इज cos फाई आ गया बेटा 1/√2, मतलब आंसर हो गया अपना सेकंड। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में पूछा था, बस फॉर्मूला हमें सोचना है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा अपना R अपॉन जेड, तो इस प्रॉब्लम को हम ईजी में ले जाएंगे क्योंकि पावर फैक्टर तो हम हर टाइप के सर्किट के लिए पढ़ते हैं, चाहे वो सीरीज LCR हो, सीरीज LR हो या सीरीज RC हो, सबका पावर फैक्टर हमारा R अपॉन जेड ही आता है। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। All charges of same magnitude 1 microcoulomb are placed at distance this. The net force on 1 coulomb charge at origin is this, then the value of x. प्रॉब्लम बेटा हमारी चलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, आपको क्या बोला है कि ये ऑरिजिन पॉइंट है और बेटा यहाँ पर इस टाइप से चार्ज अपने रखे हुए हैं। ऑरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा है, यहाँ पे रखा है बेटा फिर 1 माइक्रोकूलम x इक्वल टू 1 पे, फिर x इक्वल टू 2 पे रखा है, फिर x इक्वल टू 4 पे रखा है, फिर x इक्वल टू 8 पे रखा है एंड सो ऑन। इस पर नेट फोर्स की अगर बातचीत की जाए तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा F1, सेम सेकंड लगाएगा F2, ऐसे इस पर फोर्सेस लग रहे होंगे। अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेट फोर्स, तो पहले वाले का फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। करेक्ट, सेम सेकंड वाले का फोर्स लिखोगे बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। करेक्ट,
एक सेकेंड, एक फोन मैं ले लेता हूँ। तो देखो बच्चों, 1 माइक्रो कूलम इस पे फोर्स लगाएगा इतना, सेम ये वाला फोर्स लगाएगा इतना। अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ तो ये आएगा k 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम अपॉन 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इस टाइप से आता जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है 2 पॉइंट चार्ज में फोर्स होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा बेटा, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो, कि ये हो गया बेटा 10⁻⁻6 अपना कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर रह जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर होल 4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इस टाइप से यहाँ पर जीपी हमारी फॉर्म हो जाएगी। और अगर बेटा आप जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम लिखोगे तो ये होगा a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। r कितना अपना 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा f इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 4 इज 3/4, तो ऊपर जाएगा तो ये हो गया 4/3, ये 3 टाइम्स गया, तो ये आ जाएगा f इक्वल टू 12 इंटू 10⁻3। वैल्यू ऑफ x हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12। अगर इंटीजर फॉर्मेट में हमसे आंसर पूछा जाए तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 12। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम थी, एकदम बेसिक लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पहले भी अटेम्प्ट किए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट SHM ऑफ टाइम पीरियड π/ω। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा SHM का। तो देखो, जैसे फोर्थ ऑप्शन को अगर वेरीफाई करें तो फोर्थ ऑप्शन में बेटा यहाँ ω_t 2ω_t एंड 3ω_t है। मतलब कि सारी इक्वेशन जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, टाइम पीरियड अलग होगा, ये सुपरपोजिशन होकर SHM नहीं बनाने वाली है। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा डायरेक्टली गलत हो गया। अगर मैं इधर बेटा फर्स्ट ऑप्शन को वेरीफाई करूं तो पहले में दिया हुआ है हमें sin ω_t प्लस cos ω_t, जो कि एक SHM इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड आपने इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा a sin ω_t प्लस थीटा में। अगर मैं यहाँ फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो ये ओमेगा होगी, टाइम पीरियड लिखोगे 2π/t, तो इसका टाइम पीरियड आएगा 2π/ω। जबकि हमें ऐसी इक्वेशन चेक करनी है जिसका टाइम पीरियड हो बेटा π/ω, दैट मीन्स पहला जो ऑप्शन है ये भी अपना गलत है। आ रही बात समझ में? अगली बात आती है बेटा, जैसे थर्ड ऑप्शन को अगर मैं वेरीफाई करूं तो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा हमें फ्रिक्वेंसी है 2ω। अगर मैं बेटा यहाँ से लिखूंगा 2ω दैट इज इक्वल टू होगा 2π/t डैश, तो यहाँ से आएगा t डैश इक्वल टू π/ω। दैट मीन्स टाइम पीरियड इस इक्वेशन में जो होगा पार्टिकल का वो होगा π/ω। और हमसे पूछा है कि जिसका π/ω हो, तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन की अगर बातचीत की जाए तो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है sin स्क्वायर ω_t, जिसको आप लिख सकते हो बेटा 1 माइनस cos 2ω_t अपॉन 2। आपने पढ़ रखा है ना, cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज में लेता हूं तो यहाँ पर बेटा ये SHM इक्वेशन बनती है, लेकिन वो मीन पोजीशन से चालू नहीं होगी, ये ओरिजिन से हमारी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी अपनी 2ω है, तो यहाँ से भी अगर टाइम पीरियड निकाला जाए तो वो π/ω आएगा। इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही होना चाहिए था और थर्ड ऑप्शन भी सही होना चाहिए था। लेकिन सिंगल चॉइस प्रॉब्लम है, अगर मोर करेक्ट की बात की जाए तो वो थर्ड होगा, बिकॉज बच्चों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ये ट्रू SHM नहीं है, डेविएटेड SHM है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर मोर करेक्ट आंसर अगर दिया जाएगा डेट इज 3, तो इसका ऑप्शन होगा सही 3। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है जिस पर हमारा अच्छा खासा न्यूमेरिकल यहाँ पर फ्रेम हुआ है। आ रही है बात समझ में? चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कोई भी एक ब्लॉक है मास ऑफ 4 kg दैट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 8 मीटर। यहाँ पर बेटा ये कोई भी एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 8 मीटर एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। When it transfer all of its energy to spring, then length of spring after compression.
तो देखिए हो क्या रहा है, ये ब्लॉक जो है बेटा ये मूव कर रहा है, ये इससे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और कब तक कंप्रेस करेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। दैट मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। ओवरऑल मैं बोल सकता हूं बेटा हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होने वाला है हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 4, 10 का स्क्वायर इज 100, दैट इज हाफ इंटू के इज 100, और यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, हाफ से तो हाफ गया, 100 से 100 गया, एक्स इक्वल टू आ गया 2 मीटर। कितने से कंप्रेस होगी स्प्रिंग, 2 मीटर से। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग आफ्टर कंप्रेशन, पहले लेंथ कितनी थी 8, कितनी कंप्रेस हो गई 2 मीटर, कितनी लेंथ रह जाएगी 6 मीटर, तो आंसर क्या होगा 6 मीटर। स्प्रिंग की जो अब लेंथ रहेगी डेट इज 6 मीटर। आ रही है ना बात समझ में, ये भी हमारा एकदम आसान सी प्रॉब्लम है। रिमेनिंग लेंथ ऑफ स्प्रिंग डेट इज इक्वल टू होगा 6 मीटर। चलिए अगले पे आते हैं। अ बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल एट रेस्ट, ये कोई भी एक बॉल है डेट कोलाइड्स विद अनदर बॉल एट रेस्ट। Just after collision, their velocities is equal in magnitude but opposite in direction. Then find the ratio of mass. मान लो ये m1 बॉल है, ये m2 है, ये रेस्ट में थी बेटा, ये u से मूव कर रही है। यहाँ पर ये दोनों बॉल कोलाइड करती हैं। After collision, both balls moves with the same speed, but the direction of velocity is opposite. Correct? Then determine ratio of mass m1 upon m2 क्या होगा, here nature of collision is elastic। ये वाली बात हमें बोली है, आपने पढ़ रखा है बच्चों, कोई भी टाइप की कोलिजन दी जाए ऑल टाइम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होगा, तो मैं बोल दूंगा m1u प्लस 0 डेट इज इक्वल टू होगा m1 माइनस वी प्लस m2। डेट मीन्स अगर मैं बेटा यहाँ पर बोलता हूँ v डेट इज इक्वल टू आएगा अपना m1u अपॉन ऑफ m2 माइनस, करेक्ट। और अगर मैं सेकंड इक्वेशन फॉर्म करता हूँ तो E इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इलास्टिक कोलिजन है, E1 होगा, v2 इज अ v, v1 इज अ माइनस v, u1 इज अ u एंड u2 इज 0। यहाँ से आ गया बेटा हमारा 1 डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2v अपॉन यू, सो ये हो गया u डेट इज इक्वल टू 2v। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, v को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, u को हम लिख सकते हैं डेट इज 2v, तो v डेट इज इक्वल टू m1 2v अपॉन m2 माइनस m1, v से v गया, m2 माइनस m1 डेट इज इक्वल टू 2m1, m2 इक्वल टू 3m1, सो m1 अपॉन m2 इज अ 1/3। डेट मीन हियर करेक्ट आंसर डेट इज 1। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आ रही बात समझ में। बस जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को आपको लिखना है। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होगा, सेकंड अप्लाई होगा E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। सॉल्व करने पर फाइनली हमारा निकल के आने वाला है m1 अपॉन m2 डेट इज इक्वल टू 1/3, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम में बेटा आपको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन पांचों स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन से हैं, फिर हम करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। क्वेश्चन हो गया बेटा हमारे मैग्नेटिज्म का, क्योंकि डाई मैग्नेटिज वगैरह मटेरियल बोला है, एनसीईआरटी का 12th पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट वेयर एज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट। बिल्कुल गलत बात है। इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स मतलब एक सिंगल पॉइंट चार्ज पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ए जिनमें भी दिया हुआ है वो ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए, ठीक है। हाँ जी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ सोलेनॉइड एट एंड एंड आउटसाइड आर नॉट परफेक्टली स्ट्रेट। सही बात है। अगर बेटा मैं सोलेनॉइड के एंड्स पर बातचीत करूं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, ठीक है। इवन आपने ग्राफ भी पढ़ा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है, तो ये परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होते।
आउटसाइड अगर बात की जाए तो वैसे तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाहर जीरो मान के चलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो नेग्लिजिबल होता है वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होती। बात बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टोरॉइड आर कन्फाइंड इन इट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने टोरॉइड के बारे में देखा होगा बेटा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसी के अंदर होती है। ठीक है, बी और सी सही है, तो करेक्ट आंसर तो अपना 3 हो गया, सीधा सीधा पता लग गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट पैरेलल इनसाइड बार मैग्नेट, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, परफेक्ट डाईमैग्नेट के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज -1, सही बात है। आपने पढ़ रखा है डाईमैग्नेटिक के लिए होती है ये -1। ठीक है, वैसे तो रेंज हम यहाँ पर बेटा लेके चलते हैं -1 से 0, लेकिन परफेक्ट बोल दिया है तो ये -1 होगा। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया बेटा हमारा सीधा सीधा यहाँ पर स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था मैग्नेटिज्म पर। अगली बातचीत करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों हमारी रोटेशनल मोशन की। यहाँ पर दिख ही रहा है सीधा सीधा सॉलिड सिलेंडर है, तो आरबीडी में ये हमारी प्रॉब्लम चली जाती है। क्या बोला है चलिए चेक करते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, डिस्क हो गया एक तरीके से। ऑफ मास m and radius r is at rest on rough inclined plane, here mu s equal to 0.4. As shown in the figure, is if string is ideal then friction force. वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आपको बतानी है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में है। देखो यार सीधी सी बात है, एफबीडी बना लो, स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एक टेंशन होगा, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, इधर क्या लगेगा बेटा आपका mg sin थीटा, इधर क्या लगेगा mg cos थीटा, और ऊपर क्या लगेगा m। ठीक है, अगर मैं बेटा ये बैलेंस है तो मैं बोल दूंगा अपवर्ड फोर्स इक्वल टू होगा डाउनवर्ड फोर्स, T प्लस एफ इक्वल टू mg sin थीटा। फर्स्ट इक्वेशन, बैलेंस है तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अगर इस पॉइंट पर टॉर्क लिखा जाए तो n mg sin थीटा mg cos थीटा का तो जीरो, फ्रिक्शन का लिखोगे दैट इज एफ आर, टेंशन का लिखोगे माइनस टी आर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा एफ इक्वल टू टी। इस वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट कर दो, तो हेयर 2f इक्वल टू आ गया अपना mg sin थीटा, मतलब हेयर फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू आएगा mg sin थीटा अपॉन 2। बात आ रही है ना समझ में? कोई भी रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स अपना जीरो होगा एंड नेट टॉर्क भी उस पर लगने वाला जीरो होगा। इस वाले कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अगर मैं बेटा यहाँ से लिखता हूँ तो ये हो जाएगा mg sin 60 अपॉन 2, sin 60 इज √3/2, तो ये आएगा √3/4 mg। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू होगा √3/4 mg। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब करेक्ट आंसर हो गया 1। कोई रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा। इस वाली प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना था। अगले क्वेश्चन पे आता है। Here two identical gases are enclosed in a chamber separated by a piston. आपको ये एक चैम्बर दिया हुआ है, ये सेकंड चैम्बर दिया हुआ है जिसको पिस्टन से हमने अलग कर रखा है, करेक्ट। If their एंट्रोपीज आर S1 and S2, इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी S2 है। हालांकि एंट्रोपी इज नॉट इन अवर सिलेबस, पता नहीं क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, मेमोरी बेस्ड है। केमिस्ट्री में एंट्रोपी आपका है जब भी, ठीक है। फाइंड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आफ्टर पिस्टन इज रिमूव। देखो यार सीधी सी बात है, एंट्रोपी का सीधा सीधा मीनिंग होता है रैंडमनेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ पहले की एंट्रोपी डेट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा F/2 NR। ऐसे ही मैं सेकंड के बारे में बातचीत करूँ तो ये आएगा बेटा हमारा F/2 NR। अगर बेटा पूरे सिस्टम के बारे में एंट्रोपी लिखोगे S, तो ये होगा हमारा F/2 NR प्लस F/2 NR, मतलब कि S डेट इज इक्वल टू होगा S1 प्लस S2, ठीक है। NRT जैसे जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उस एनर्जी को हमने लिखा है, उस तरीके से अगर मैं बातचीत करूं तो S1 प्लस S2 आंसर हो जाएगा इसका 3। एंट्रोपी आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ते हो, फिजिक्स में पहले सेकेंड लॉ में आता था, लेकिन हमारा बेटा थर्ड लॉ में हम पढ़ते थे एंट्रोपी के बारे में, लेकिन हमारा थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ तक ही है, तो एंट्रोपी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेमोरी बेस्ड है, बच्चों ने बताया है, ये क्वेश्चन है। बाकी तो एनटी का फाइनल पेपर आएगा तब हमारी ये बात कंफर्म होगी। अगला चेक करते हैं।
देखिए बच्चों, फिर वापस से हमारा ग्रेविटेशन का ये क्वेश्चन है, फाइंड ड्यूरेशन ऑफ अ डे, ओके, फॉर अ पर्सन एट इक्वेटर एक्सपीरियंसिंग वेटलेसनेस कंडीशन। देखो आपको क्या बोला है, जैसे कोई भी पर्सन इक्वेटर पे है, ठीक है, और अगर ये वेटलेसनेस फील कर रहा है तो दिन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। अब देखिए यार, वेटलेसनेस का मतलब है कि इसको जो ग्रेविटी फील हो रही है वो जीरो है, करेक्ट। अब ग्रेविटी होती कितनी है इक्वेटर पे, तो ये होती है सर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है ना, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्डा। इक्वेटर पे बेटा लैटिट्यूड हो जाता है जीरो, कॉस जीरो हमारा बन जाता है 1, तो यहाँ से जी इक्वेटर पे आता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। वेटलेसनेस है तो ये जीरो होना चाहिए, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। मैं अभी तो वेटलेसनेस की बात लिखता जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के जी अपॉन आर विच इज अ 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ से बेटा टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट आर अपॉन जी, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 84.6 मिनट बनता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 84.6 मिनट आता है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनती है, SHM में आता है ऐसी प्रॉब्लम, जहाँ पर हम बेटा लेंथ ऑफ पेंडुलम रेडियस के इक्वल लेते हैं, अर्थ रेडियस के। तो ये कैलकुलेशन को वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो रेडियस की वैल्यू पुट करके ये ऑलमोस्ट 84.6 मिनट आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, ग्रेविटेशन की हमारी ये प्रॉब्लम है। आ रही है बात समझ में? चलिए हाँ जी, अगला है बेटा, आपको मीटर ब्रिज दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 72 सेंटीमीटर, ये 72 सेंटीमीटर है। अगर ये x है तो ये कितना बचेगा, 72 माइनस एक्स, करेक्ट। फाइंड x फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो R1 अपॉन R2 डेट इज इक्वल टू क्या होगा, R3 अपॉन R4। सीधी सी बात है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो हेयर R1 अपॉन R2 डेट इज इक्वल टू होगा हमारा R3 अपॉन R4। तो मैं बोल दूंगा बेटा 12 अपॉन एक्स डेट इज इक्वल टू होगा 6 अपॉन 72 माइनस एक्स। 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया, 144 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, सो 3x इक्वल टू आ गया 144, x इक्वल टू हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व करोगे ना तो 72 से ये हो गया 144 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, 3x इक्वल टू 144, तो ये 4 टाइम्स गया, फिर 8 टाइम्स गया, 8 इंटू 3 इज 24, तो 48। तो इसका आंसर आएगा इंटीजर फॉर्मेट में 48, ठीक है। मीटर ब्रिज की प्रॉब्लम थी जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे काम करेगी। अगला, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इन ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर हमारा किस चैप्टर में आता है बेटा, सेमीकंडक्टर पे। तो देखिए अल्फा और बीटा को रिलेट करना है। अल्फा आपने पढ़ रखा है क्या होता है, IC अपॉन IE, और बीटा हमने पढ़ रखा है बेटा, बीटा क्या होता है, IC अपॉन IB। एक तो पढ़ते हैं हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, एक पढ़ते हैं हम कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस में आता है अल्फा और कॉमन इमीटर में आता है बेटा हमारा बीटा, बस इनको रिलेट करना है। और एक रिलेशन क्या है, IE डेट इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC, करेक्ट। देखिए अगर मैं इसको ड्राइव करता हूँ, हालांकि आप डायरेक्ट भी आपने ये पढ़ा होगा, ये हो जाएगा IC प्लस IB, IC को नीचे ले आते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस IB अपॉन IC, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस IB अपॉन IC इज 1 अपॉन बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, तो एलसीएम आ गया अपॉन 1 प्लस बीटा। ऐसा आंसर कौन सा है, पहला आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। आ रही है बात समझ में? ऐसे बीटा की फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा, सो बीटा अल्फा इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो बीटा 1 माइनस अल्फा, सो बीटा इक्वल टू आएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो एक ही ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, ठीक है। ये हालांकि है ना बेटा आपका है ना जेईई मेन में पहले भी पूछा गया था, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में अगर आप देखोगे तो ये अल्फा बीटा का रिलेशन पूछा गया था। नीट में भी ये क्वेश्चन आया था मेडिकल एग्जाम में। अगली बातचीत करते हैं।
अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज अ माइनस के k अपॉन r। देन द करेक्ट ऑप्शन फॉर आरवी ग्राफ, आरवी ग्राफ का आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। सीधी सी बात है बेटा, सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, डेट इज mv² बाई r। करेक्ट। चलिए फोर्स को अगर बेटा मैं यहां से लिखूंगा तो ये होगा माइनस के du बाई डी आर, तो माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस के r की पावर -1 क्या आ जाएगा बेटा अपना r², r की पावर -1 अपना क्या आ जाएगा बेटा r²। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा बेटा फोर्स डेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के k अपॉन r², जो कि इनवर्ड है। ठीक है, माइनस क्या बता रहा है, अंदर की तरफ है, और आपने पढ़ भी रखा है सर्कुलर मोशन में फोर्स अंदर की तरफ होना चाहिए। करेक्ट। आई बात समझ में नहीं आई? अगर बेटा मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ, mv² बाई r विच इज इक्वल टू है k अपॉन r², r से तो r कैंसिल आउट हो गया, सो हेयर r इज इनवर्सली ऑफ v², r इज इनवर्सली ऑफ v²। डेट मीन जैसे जैसे मैं v को बढ़ाऊंगा r घटना चाहिए और कर्विकल घटना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत, बढ़ना तो चाहिए ही नहीं, तो पहला आंसर सही। बस आपको रिलेशन ड्राइव करना था कि r और v में क्या रिलेशन पॉसिबल है। एक बार रिलेशन हमारा अगर बन जाएगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। चलिए अगले पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन विद अ एंगुलर मोमेंटम l एंड मास m, देन एरियल वेलोसिटी विल बी, कि इसकी एरियल वेलोसिटी क्या होगी। देखो बच्चों, आपने पढ़ रखा है एरियल वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू होता है, अगर मैं इसको पूरा आपको बताऊं, ये एलिप्स है, यहाँ पर बेटा सन है, इधर कोई भी एक प्लेनेट है जो मूव करके यहाँ पर आ गया, और कितना एंगल ट्रेवल किया, लेट्स से थीटा। ये डिस्टेंस अगर r है तो इसको आप बोल दोगे r थीटा। करेक्ट। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर एरिया लिखा जाए तो बेटा ये ट्राइंगल हो गया, डेट इज d/dt। वैल्यू ऑफ एरिया, ये ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ग्रेविटेशन की हमारी ये प्रॉब्लम है, ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं एरियल वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा हाफ तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा r² थीटा d/dt। और बेटा अगर मैं r² को भी बाहर लेता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा हाफ r² d θ/dt को आप लिख सकते हो ओमेगा। करेक्ट। अगर मैं बेटा इसको m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा m ओमेगा r² अपॉन 2m, एंड m ओमेगा r² होता है बेटा हमारा एंगुलर मोमेंटम, तो ये आएगा l अपॉन 2m, मतलब आंसर हो जाएगा थर्ड। डेट इज अ केपलर सेकंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ। इसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना था, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एरियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू होगा हमारा l अपॉन 2m। एकदम आसान सा है, डायरेक्टली हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। अगले पे आता है। हाँ जी, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ x। यार देखो सीधी सी बात है, ये जितने से आया ना उतनी वेलोसिटी से ही यहाँ पे ये कोलाइड करेगा। ठीक है, तो एक तो इनिशियल ये हो गया आएगा बेटा 5√2 cos 45, ऊपर आएगा बेटा इसका 5√2 sin 45। सेम अगर मैं यहाँ पर स्प्लिट करता हूँ, ये 45 है तो इधर बनेगा बच्चों हमारा 5√2 cos 45, और नीचे बनेगा बच्चों हमारा 5√2 sin 45। करेक्ट। इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन का सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम लिखूंगा तो ये आएगा 2mv/, ओनली वर्टिकल का रहने वाला है। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, हॉरिजॉन्टल का तो सेम डायरेक्शन में है। डिफरेंस लिखोगे, डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो आप आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा 2 × 5 ग्राम हो गया 5 × 10⁻³ v/ हो गया बेटा 5√2 sin 45 इज 1/√2, √2 से √2 गया, 5 5 25 25 × 2 50, तो 5 × 10⁻²,
एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 5। प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम है, चेंज इन मोमेंटम बस हमें यहाँ पर लिखना था। चेंज इन मोमेंटम अगर हम लिख लेते हैं तो हम लिख लेंगे बेटा इसकी वैल्यू अपनी क्या आने वाली है। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम है बेटा एलआर सर्किट आपको दिया हुआ है। एलआर सर्किट मतलब कि प्रॉब्लम हमारी चले गई ईएमआई चैप्टर में। फाइंड आउट टाइम फॉर एलआर करंट ग्रोथ सर्किट एट विच एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज 25% ऑफ स्टडी स्टेट। आपको वो टाइम बताना है जब उस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज है ये एनर्जी क्या हो बेटा 25% है स्टडी स्टेट के, मतलब U0/4। आपने पढ़ रखा है एनर्जी क्या होता है हाफ Li² डेट इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है स्टडी स्टेट में बेटा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा I0, तो इसका 25% है। करेक्ट। देखिए हाफ L से तो हाफ L कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि उस केस में करंट जो फ्लो हो रहा है डेट इज I0/2। इंडक्टर को अगर मैंने बैटरी से जोड़ रखा है तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I, ये कितना होगा इस केस में I0/2। तो ये टाइम बताना है जब करंट हमारा बेटा आधा फ्लो हो रहा है। आपने पढ़ रखा है कोई भी LR अगर मुझे सर्किट दिया हुआ है तो करंट होता है बेटा I0 1 - e⁻⁻k RT/L। कितना करंट फ्लो हो रहा है I0/2 डेट इज इक्वल टू होगा I0 1 - e⁻⁻k RT/L। I0 से I0 गया 1/2 इक्वल टू 1 - e⁻⁻k RT/L। करेक्ट। यहाँ से आएगा e⁻⁻RT/L इक्वल टू 1/2। लॉग वगैरह अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो log 2 इक्वल टू हो जाएगा RT/L, मतलब टाइम आएगा बेटा हमारा LR log 2। और ऐसा आंसर हमें क्या दिया है L/R log 2, डेट मीन्स आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, EMI का है, LR सर्किट का है, ये R है, ये L है। उस टाइम को बताना है जब एनर्जी इसकी स्टडी स्टेट एनर्जी की 1/4 हो जाए। तो मैंने करंट निकाल लिया, करंट आधी होगी, वहाँ से हमने टाइम को डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है ये भी। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम वापस से बच्चों हमारा रे ऑप्टिक्स का है। एक रिजॉल्विंग पावर पे आया था और एक और प्रॉब्लम हमें मिल गई है। आपको बोला है 3 रेज हैं बेटा, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये तो कौन सी है रेड। ठीक है, एक है अपने पास ग्रीन और एक है अपने पास ब्लू। 3 रेज हमें दी हुई है। करेक्ट। ये तीनों रेज को बेटा मैं आइसोसेलेस प्रिज्म पर इंसिडेंट करा रहा हूं, जिसका प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओनली रेड रे इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म, रेड एंड ग्रीन बोथ इमर्ज, ऑल रेज इमर्ज, ग्रीन एंड ब्लू रे इमर्ज। देखिए इमर्जिंग की कंडीशन क्या है। एक्चुअल में ये जो रेज है, जैसे पहली वाली जो रे है ये इस प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी और कितने एंगल पर 45। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन हो क्रिटिकल एंगल और इक्वल टू हो तो ये इमर्ज नहीं होगी। ठीक है, बट इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से छोटा हो तो रे हमारी इमर्ज हो जाएगी। कहानी यही है। TIR होने की कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। अगर रे को बाहर नहीं निकालना है तो इंसिडेंट अगर क्रिटिकल से बड़ा हो गया या इसके इक्वल हो गया तो रे बाहर नहीं जाएगी। और क्रिटिकल का रिलेशन क्या होता है तो आपने पढ़ रखा बेटा sin θc इक्वल टू होता है 1/μ। ठीक है, अगर बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट है यहाँ पर 45, अगर मैं म्यू लिखता हूँ तो म्यू आता है हमारा 1/√2, डेट मीन्स 1/, म्यू आता है यहाँ से हमारा ये sin 45 और इसको लिखोगे 1/√2, डेट मीन्स म्यू आ गया 1.414। अब देखिए अगर मैं म्यू की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, मतलब θc जो होगा वो कम होगा और θc जितना कम होगा रे उतनी इमर्ज नहीं होगी। तो जिनके लिए म्यू की वैल्यू 1.414 है या इनसे ज़्यादा है उनका क्रिटिकल एंगल कम होगा, उनका क्रिटिकल एंगल 45 से
कम होगा, मतलब वो रेज इमर्ज नहीं होने वाली। जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम है वो इमर्ज होगी। तो वेरीफाई कर लो, 1.414 से ज़्यादा किसका है, ब्लू का है, तो ये इमर्ज नहीं होगी। ग्रीन का 1.42 है, इससे ज़्यादा है तो ग्रीन भी इमर्ज नहीं होगी, ओनली रेड इमर्ज होगी। तो ओनली रेड रे विल इमर्ज, तो आंसर हो गया बेटा 1। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज में लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम है रे ऑप्टिक्स की, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लगने वाला है। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। हाँ जी, वापस से बेटा हमारी ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रिजिड बॉडी की हो गई। चेक करते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों, आपको बोला है कोई भी एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, उसको सेमी सर्कल में बेंड किया है। एक रॉड है, इसको बेंड कर दिया है सेमी सर्कल में, लेंथ l है, मास m है। Its moment of inertia about an axis passing through the center of semicircle perpendicular to its plane। यहाँ से एक्सिस ऐसे पास हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। यार ये तो एक तरह से रिंग हो गई, और आपने पढ़ रखा है हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, mr स्क्वायर। बस मुझे तो रेडियस पता लगाना है, ये r है, ये r है, ठीक है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, पाई r, डेट इज इक्वल टू l, तो r आ गया l अपॉन पाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, मतलब आंसर होगा इसका सेकंड। ये तो रिंग बन गई थी यार, रॉड थी ना, रॉड को मैंने सेमी सर्किल बनाया, और यहाँ पर इसके अलावा कोई और एक्सिस के पूछता ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती प्रॉब्लम, लेकिन ये तो रिंग वाली प्रॉब्लम ही हो गई, तो इसको सॉल्व करना एकदम आसान है, आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। ये हमें दिया हुआ है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, मैथमेटिकल है। आपने रिलेशन पढ़ रखा है बेटा, तो यहाँ पर देखिए ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेशन लिख देता हूँ। ये x नॉट हो गया, ये v नॉट हो गया, ये ऑरिजिन है, सो y माइनस वाई वन, जैसे ये हो गया ना x नॉट कॉमा 0, 2 पॉइंट्स दिए हुए मुझे, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इसको y माइनस वाई वन डेट इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं ना, तो y2 तो हो गया हमारा v नॉट अपॉन x नॉट माइनस के, ये x ही है माइनस के x, माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो v इक्वल टू चला जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v नॉट माइनस के v नॉट अपॉन एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये इक्वेशन दी हुई है। एक्सीलरेशन, अगर मैं एक्सीलरेशन इक्वेशन लिखता हूँ तो एक्सीलरेशन होता है बेटा हमारा v dv ओवर dx, ठीक है। पहले dv ओवर dx निकाल लेता हूँ, dv ओवर dx, तो v नॉट का तो हो गया 0, ये आ गया v नॉट अपॉन एक्स। करेक्ट, मैथमेटिकल है, हम मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। वेलोसिटी हो गई v नॉट माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स, और ये है माइनस के v नॉट एक्स नॉट, तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या बनेगा, माइनस अंदर गया v नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस के v नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। मतलब रिलेशन तो स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये वाली बात तो गलत हो गई, ठीक है। x को 0 डाला तो स्लोप नेगेटिव है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत होगा, पहला ही सही। मैथमेटिकल था, मैथ से सॉल्व करना मुझे लगता है एकदम आसान है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैथ से सॉल्व करना बहुत आसान है, तो मैथमेटिकली हमने ये सॉल्व कर लिया। अगली प्रॉब्लम चेक करते हैं। हाँ जी, वन एंटीना की बात आ गई बेटा, कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन तो हमारा आ ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, वन एंटीना इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, नाउ इट इज प्लेस्ड 5 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जैसे ये अर्थ है, कोई भी एंटीना है जो कि कितनी हाइट पर है, 20 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि ये 5 मीटर का टावर बनाया, फिर 20 मीटर पर दबाया, then change in the range later case is n% with respect to case 1, then n बताना है आपको। देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा इस एंटीना की रेंज होती क्या है।
तो आपने पढ़ रखा है अगर h हाइट का एंटीना है तो इसकी रेंज होती है बेटा 2RH। ठीक है, पहली रेंज तो हो जाएगी बेटा रूट के 2RH1, सेकंड रेंज होगी बेटा हमारे रूट के 2RH2। चेंज अगर लिखोगे बेटा परसेंटेज चेंज तो ये होगा बेटा चेंज अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब कि रूट के 2RH2 माइनस रूट के 2RH1 अपॉन ऑफ रूट के 2RH1 मल्टीप्लाइड बाई 100। 2R तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं बेटा इसे सॉल्व करूं परसेंटेज चेंज तो रूट के 25 माइनस के रूट के 20 अपॉन रूट के 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये कुछ बनने वाला है, बता रही ना समझ में। बस इसको मुझे सॉल्व करना है कि ये सॉल्व करने पे क्या आएगा। ये रूट के 25 माइनस रूट के 20, यहाँ से हमारा आ जाएगा n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बस हमें रेंज के बारे में सोचना था यार कि रेंज होती कितनी है। अगर आप रेंज लिख सकते हो तो आप प्रॉब्लम को फिर अटेम्प्ट कर पाओगे कि उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी। आ रही बात समझ में। तो ये थी बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम कि यहाँ पर चेंज कितना होगा। करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास बेटा 30 में से 27 प्रॉब्लम्स आई थी। 27 प्रॉब्लम हमने डिस्कस की हैं। 12th का पोर्शन हालांकि ज़्यादा रहा है कंपेरेटिवली टू 11th पोर्शन, लेकिन इस पेपर में एडवांटेज बच्चों को ये मिलने वाला था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है। कल का जो 17 मार्च का जो हमारी पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ना कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था या क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लेंथ काफ़ी बड़ी थी। लेकिन इस वाले पेपर में हमें ऐसा क्वेश्चन कोई भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बाकी इसका एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आपको बता ही दिया गया है कि पेपर्स का तीनों सब्जेक्ट का एनालिसिस हमने पूरा स्टडी करके सर ने आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपकी फर्दर कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टाइप की क्वेरी हो, पेपर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप बच्चों पूछ सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ थैंक यू।